दोस्तों नमस्कार। मैं शिवम उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, बाहर बहुत कम निकल रहे होंगे क्योंकि अभी भी कोविड-19 का असर ख़त्म नहीं हुआ है और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक तो ऐसा ख़त्म होने वाला है भी नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग ही एक चारा है, एकमात्र चारा है। बाकी सरकार की जो गाइडलाइंस आपको मिल रही हैं तो उसके अनुसार आप उसको फॉलो करते रहिए, स्वस्थ रहिए। पढ़ाई लिखाई भी करनी है क्योंकि सरकार एग्ज़ाम करा रही है। बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, जैसे बीईओ वाला एग्ज़ाम आपने देखा होगा कि हो गया, बीएड का एग्ज़ाम करा लिया है। तो बहुत उम्मीद है कि आगे आने वाले डेट्स में जो भी एग्ज़ाम सरकार के द्वारा अनाउंस हैं वो भी करा ही लेगी। सीईटी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, यानी जो सेंट्रल की नौकरियां एसएससी, बैंक, रेलवे की होती हैं उसमें अब कॉमन एग्ज़ाम होगा। हालांकि ये जो लागू होगा वो 2021 से लागू होना है उसको। जो 2020 के वैकेंसियां हैं उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आना है उसका, और साथ ही साथ जो पहले से फॉर्म भरे जा चुके हैं उन पे भी सीईटी का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आना है। एक एग्ज़ाम हो जाएगा बेसिकली प्रीलिम्स का, और उसके आधार पे बाकी सारे जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे उनके मेंस कंडक्ट होंगे। तो इससे आपका पैसा बचेगा, समय बचेगा, नज़दीक सेंटर मिल जाएगा आपको, और जो सर्टिफिकेट मिलेगा सीईटी का वो बार बार आपको 3 साल के लिए वैलिड होगा। ये बातें उम्मीद है कि आप लोगों ने सुना होगा, पेपर में भी निकला था। जितने भी पेपर्स थे, न्यूज़पेपर्स थे, वो सारे आपको बताए ही होंगे। न्यूज़ चैनलों पे भी ये न्यूज़ काफ़ी देर तक काफ़ी हाईलाइट हुई थी कि सीईटी जैसे एग्ज़ाम होंगे। हालांकि कुछ समय पहले यूपी ट्रिपल एससी ने भी पीईटी का कॉन्सेप्ट निकाला हुआ था, लेकिन उसके बाद से अभी तक उसने कोई वैकेंसी नहीं दी है। तो ये नहीं पता है कि पीईटी को वो लागू कब से करेगा। इसका सिलेबस वगैरह अभी डिफाइन नहीं है, जैसे जैसे सिलेबस आएगा उसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है हमारी टॉप 10 सीरीज के अंतर्गत वो है लखनऊ समझौता और होम रूल लीग। उम्मीद है कि आप लोगों ने मॉडर्न इंडिया को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप कम से कम इन दोनों टॉपिक से परिचित होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए सारे लोग, और फटाफट जो है हम ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन हैं, जल्दी से कवर करेंगे इसको डिस्क्रिप्शन के साथ। उम्मीद है कि मैं आपको डेली बोलता हूं कि आप पेन और पेपर साथ लेके आइए, तो आप लोग पेन और पेपर साथ लेके आए होंगे। देखिए, अगर आप इस टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, बहुत कंसंट्रेट होके करते हैं, तो गारंटी ले लीजिए हमसे कि आपका कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। यानी मॉडर्न इंडिया का कोई भी टॉपिक ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसको आपने कवर ना किया हो, और एग्जाम में हूबहू प्रश्न फंसने की संभावना इस टेस्ट सीरीज से बिल्कुल बनी हुई है। तो बिल्कुल अच्छे से नोट किया कीजिए, और पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम लिंक पर मैं डेली अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर आप मुझे जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के एक्सेप्ट कर लूँगा मैं, और फेसबुक फ्रेंड पे मतलब आप ऐसा फेसबुक ग्रुप है रीड अप ऑन का, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप। इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या फिर यूट्यूब पर ही चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए। मतलब कहीं ना कहीं से आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो आ रही है। डिफरेंट यूट्यूब चैनल पर मैं अवेलेबल हूँ आपको, जैसे प्रबल एकेडमी पे अवेलेबल हूँ, तो आप उनके भी वीडियोस जब मैं वहाँ लाइव होता हूँ तो आप उसको वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे मैं प्रबल एकेडमी पे अभी आपको इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, तो लाइव क्लासेस होती हैं मेरी, और आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। अपने नंबर मैसेज कर दीजिए, या फिर मेरे नंबर पर एक हाय लिख के हाय ज्वाइन करके भेज दीजिए, तो मैं आपको अपने तैयारी ग्रुप से जोड़ दूंगा, तो ऑनलाइन तैयारी ग्रुप से, ताकि जब भी मेरी कोई भी वीडियोस किसी भी चैनल पे आती है, नॉट ओनली रीड अप ऑन और अदर चैनल, तो आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा फटाफट, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मेरे साथ तैयारी कीजिए। तैयारी कराने का पैटर्न है मेरा जो है वो आप लोगों को इतने दिन में तो पता ही चल गया होगा कि वही क्वेश्चंस या वही टॉपिक्स में डिस्कस करता हूं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं जो पढ़ाई है उसको खेल नहीं समझता हूं। लोग
कैसे कैसे वीडियोस बनाते हैं, एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस ही होते हैं, लेकिन उसमें गाना और ये बाकी चीज़ें करते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। ठीक है, लाइट मूड में पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई को ही मजाक समझ लें हम, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर सब लोग लाइव आ गए हैं, फटाफट मैं शुरू करता हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा और नोट भी करते रहिएगा, पेन डाउन करते रहिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहला क्वेश्चन है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न अधिवेशन में व्यक्त किया था। यहाँ अधिवेशन लिखा है, इसको अधिवेशन समझिए। तो कौन से अधिवेशन में स्वराज तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? देखिए यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं आपके। सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये जो लिखी हुई है स्टेटमेंट, ये अपने आप में खुद क्वेश्चन है। एग्जाम्स में पूछ लेता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा है? तो वो कहा है तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो ये स्टेटमेंट है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के किस अधिवेशन में बोली गई है? बनारस 1905, कलकत्ता 1906, सूरत 1907, लखनऊ 1916। जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916। देखिए जो लखनऊ अधिवेशन था वो आईएनसी का कौन सा अधिवेशन था? 31st यानी 31वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी, यानी एसी मजूमदार द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इसे हम लखनऊ समझौते के नाम से भी जानते हैं, यानी जो अधिवेशन लखनऊ 1916 में हुआ था इसको हम लखनऊ अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि कांग्रेस और लीग यानी मुस्लिम लीग का समझौता अधिवेशन में हुआ था। एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ था इस अधिवेशन में कि कांग्रेस के जो सूरत फूट के नाम से जानते हैं, सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस 1907 में कांग्रेस के दो दल हो गए थे, नरम दल और गरम दल। इसमें उदारवादी और अतिवादी यानी नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता भी हो गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लखनऊ अधिवेशन 1916 काफी सारे चीजों के लिए बहुत फेमस रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से दिमाग में रखिए कि 3-4 बातें हुई, नरम दल गरम दल साथ हो गए, कांग्रेस और लीग साथ हो गई, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये स्टेटमेंट बोली, कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को इस अधिवेशन में ही स्वीकार कर लिया गया था कांग्रेस के द्वारा। तो ये 5 बातें हैं। ये 5 बातें आप कहीं भी बिल्कुल अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक वे में नोट करके रख लीजिए। कहीं ना कहीं इस 5 बातों से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, लगातार पूछे रहे हैं। तो पहले का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ 1916। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। कांग्रेस लीग समझौता 1916 किनके संयुक्त प्रयासों से संपन्न हो सका था? ये बात आपको बतानी है कि जो कांग्रेस और लीग के बीच समझौता हुआ था वो किनके प्रयासों के फलस्वरूप संपन्न हो सका था? मालवीय तिलक, बेसेंट तिलक, तिलक गांधी, जिन्ना तिलक। जल्दी से राइट आंसर्स कमेंट कीजिए। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस लीग समझौता जिन्ना और तिलक के संयुक्त प्रयासों से संपन्न हुआ था। समझौता लखनऊ में हुआ था, इसलिए लखनऊ समझौता कहलाता है। अध्यक्षता मैं आपको बता चुका हूं, एसी मजूमदार ने की थी, और साथ ही साथ इसमें कांग्रेस के उन उग्रवादी, जो कांग्रेस विचारधारा के उग्रवादी लोग थे, उनको 9 वर्ष बाद यानी सूरत अधिवेशन के बाद पहली बार कांग्रेस में पुनर्प्रवेश दिया गया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसके जो सूत्रधार रहे हैं, प्रयास रहे हैं, जिनके संयुक्त प्रयासों से ये काम हुआ था, उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना और
बाल गंगाधर तिलक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष था? तो फटाफट बता दीजिए। मैं आपको बता चुका हूं इन चारों ऑप्शन में से। बेसेंट, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, एसी मजूमदार, इनमें से किसके जो कौन थे जो अध्यक्ष रहे हैं? कब से बता रहा हूं यही बात, दोनों प्रश्न में मैंने इस बात को आपको दोहराया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एसी मजूमदार। इनका पूरा नाम आप कमेंट सेक्शन में मुझको कमेंट कर दीजिए फटाफट, मैं तब आगे बढ़ूं। एसी मजूमदार का पूरा नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिए फटाफट, सारे लोग लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि एसी मजूमदार का पूरा नाम क्या था। बहुत अच्छे। एसी मजूमदार का पूरा नाम था अंबिका चरण मजूमदार। ध्यान रखिएगा, अगर इसकी जगह अंबिका चरण मजूमदार लिख दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, उसको अंबिका चरण मजूमदार ही मानिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नरम दल और गरम दल के लोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक हो गए थे? बनारस, कलकत्ता, सूरत, लखनऊ। नरम दल और गरम दल यानी अतिवादी और उग्रवादी किस जो है अधिवेशन में एक हुए थे, ये बात आपको बतानी है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916। नरम दल और गरम दल कांग्रेस के जो दो धड़े थे 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे। वो 9 वर्ष बाद वो फिर से लखनऊ में एक हुए हैं। लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल एक हो गए, इस वजह से इसको जो है नरम दल और गरम दल के पुनर्मिलन का अधिवेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन का प्रमुख शिल्पी कौन था? यानी किसके प्रयासों के फलस्वरूप अतिवादी एवं उदारवादी का पुनर्मिलन हुआ लखनऊ समझौते में, ये बात आपको बतानी है। एनी बेसेंट, जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज। प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के प्रयासों के फलस्वरूप जो है वो अतिवादी और उदारवादी इनका पुनर्मिलन संभव हो सका लखनऊ समझौते में। तो ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की? 1909 में, 1916 में, 1931 में, 1932 में। यानी कांग्रेस ने जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी उसको स्वीकार किया। ठीक है, तो वो सन का नाम बताना है आपको। उम्मीद है कि आप लोग अब तक समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर। राइट आंसर्स कमेंट कर दीजिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1916। 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस व मुस्लिम लीग एक साथ आ गए। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया। मुख्य बातें, कांग्रेस मताधिकार को मानने तथा मुस्लिम अल्पसंख्यक को अतिरिक्त महत्व देने के लिए सहमत हो गई। डोमिनियन स्टेटस के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर एक संविधान तैयार किया। मुस्लिम सदस्यों की संख्या प्रांतीय आधार पर अलग अलग तथा केंद्रीय विधानसभा में 1/3 होनी थी। यदि किसी धर्म के 1/3 सदस्य विरोध कर दें तो संबंधित विधान का निर्माण नहीं हो सकता था। यह ज्ञातव्य है कि अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का एकीकरण भी हुआ था। ये बात मैं आपको लगातार बता रहा हूं, कहीं नोट करके रख लीजिए, एग्जाम में पूछेगा, पक्का पूछेगा, श्योर पूछेगा। ये बात बार बार बता रहा हूं, तो ये बात नोट करके कहीं रख लीजिए, श्योर कर लीजिए कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पक्का पूछेगा आपसे कि किस अधिवेशन में दोनों का एकीकरण हुआ था, नरम दल और गरम दल का। वो था लखनऊ अधिवेशन 1916। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के
बीच मतैक्य का काल था। यानी इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो एक रिलेशन डेवलप हुआ था, दोनों साथ साथ आकर के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रहे थे, वो कब का काल था। 1906 से 11, 1916 से 22, 1917 से 1921, 1940 से 1946। जल्दी राइट आंसर कमेंट कीजिए कि जो लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ चल रहे थे, एक ही जो मत था उनका, दोनों का मत एक ही था, किस सन के बीच की बात है ये। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6 से 11, 16 से 22, 17 से 21, 40 से 46। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1916 से 1922। मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से 1915 ईस्वी में कांग्रेस और लीग के अधिवेशन एक ही दिन बंबई में होते हैं। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू जैसे प्रसिद्ध नेता लीग के अधिवेशन में जो है निमंत्रित किए गए थे। हिंदू मुस्लिम एकता पर वहां भाषण होता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक संयुक्त कमेटी नियुक्त होती है, जिससे दोनों के बीच मेल मिलाप की योजना बनाने के लिए बात होती है। इसे लीग कांग्रेस प्लान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीग कांग्रेस प्लान। और आगे चल करके 1916 में जो लखनऊ समझौता होता है, उसमें लीग और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हो जाता है, तो दोनों के बीच मत विभाजन की जैसी स्थिति नहीं रह जाती है, क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मांगों को स्वीकार कर लिया था कि पृथक निर्वाचन मंडल देंगे आपको, विधान परिषद सभाओं में 1/3 सीटें आपकी होंगी। अगर किसी भी धर्म के 1/3 लोग विरोध कर रहे हैं तो ऐसा कोई विधान बनेगा नहीं। तो ये सारी बातें स्वीकार कर ली गई थी। तो ये काल कब का था? 1916 से 1922 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, होम रूल आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? ये बात आपको बतानी है कि जो होम रूल आंदोलन था वो सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। देखिए, होम रूल लीग आंदोलन की बात है तो बेसेंट की बात है। तो बेसेंट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि इनका जन्म कब हुआ। तो 1847 में इनका जन्म लंदन में होता है। कहाँ? लंदन में। और ये 1867 में अपने जो वैवाहिक स्थिति थी इनकी वो बहुत अच्छी नहीं थी, तो उसको समाप्त करके, ठीक है, और ये जुड़ गई किससे? फेबियन समाजवादी आंदोलन से। जो ब्रिटिश उग्र सुधारवादी आंदोलन था उसको फेबियन आंदोलन कहते थे। और इनके सहयोगी कौन कौन थे? ब्रैडले, सिडनी वेब और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। ये जो है एनी बेसेंट के सहयोगी रहे हैं। जन्म इनका लंदन में ही हुआ था। 1914 में बेसेंट अपनी जो दिशा थी, कार्यकलाप की दिशा थी, उसको बदल देती हैं। पूर्णतया इनकी दिशा हो जाती है शैक्षणिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यकलाप में। 1914 में ही कांग्रेस में शामिल होती हैं और भारतीय राजनीति में इनका प्रवेश होता है। स्पष्ट इनका जो लक्ष्य था वो बिल्कुल स्पष्ट था कि आंग्ल भारतीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाना, यानी अंग्रेजों और भारतीयों के संबंध को प्रगाढ़ बनाना। इनको साम्राज्य से बहुत हमदर्दी थी, यानी ब्रिटिशर से हमदर्दी थी। और भारतीय असंतोष, क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रसार देखते हुए इन्होंने यह उचित समझा कि असंतोष के विकास की वैधानिक व्यवस्था की जाए, यानी ये असंतोष जो है इसको कहीं ना कहीं दूर करना जरूरी है। और ये जो है वो होम रूल लीग की स्थापना करती हैं। हालांकि होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने भी की थी। तो होम रूल लीग, एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था वो पहले था, और जो है तिलक का होम रूल लीग जो था वो पहले था। तिलक की जो होम रूल लीग स्थापित होती है वो स्थापित हुई थी 28 अप्रैल 1916 को, जबकि एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी वो 3 सितंबर 1916 को स्थापित होती है। तो दोनों का डेट ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछ भी सकता है कि जो तिलक की लीग थी और बेसेंट की लीग थी वो कब स्टार्ट हुई थी। तो तिलक वाली 28 अप्रैल 1916 और बेसेंट वाली लीग 3 सितंबर 1916। बाद में जाके ये दोनों लीग एक हो जाती हैं। और जो
एनी बेसेंट की मांग थी वो थी कि भारत को स्वराज देने की अपील ये साम्राज्य से कर रही थी। आंग्ल संबंध मजबूत बनाने, आंग्ल भारतीय संबंध मजबूत बनाने की बात की थी इन्होंने। काफ़ी हद तक इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है अपना, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और इन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नाम के जो है 2 समाचार पत्र भी प्रकाशित किए थे। इससे संबंधित सवाल पूछा गया है कि इनके समाचार पत्रों का नाम कौन था, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से नहीं जुड़ा था? CR दास, S सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, तिलक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी CR दास। CR दास जो रहे हैं वो होम रूल लीग आंदोलन से नहीं जुड़े रहे हैं, जबकि जो सुब्रमण्यम अय्यर हैं, एनी बेसेंट और तिलक, ये तीनों जुड़े रहे हैं होम रूल लीग आंदोलन से। एक लीग तिलक द्वारा बनाई गई थी और एक लीग जो है एनी बेसेंट द्वारा बनाई गई थी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि तिलक और बेसेंट दोनों द्वारा लीग बनाई गई थी। और जो सुब्रमण्यम अय्यर थे, इन्होंने लीग में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लीग से जुड़े रहे थे, उसके कार्यों में भाग लेते थे। तो ये तीनों लीग से जुड़े थे, जबकि CR दास लीग से जुड़े नहीं थे। इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के एक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो विधान जो सभाएं थी उसमें जा करके, उस असेंबली में जा करके अंग्रेजों का विरोध करना था। और इन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस से अलग हटते हुए एक संस्था बनाई जिसको हम स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। इससे संबंधित सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न होगा, अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? जोसेफ बेपिस्टा, एनी बेसेंट, NC केलकर, तिलक। प्रथम प्रेसिडेंट कौन था, यह बात आपको बतानी है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ बेपिस्टा। तिलक की जो होम रूल लीग बनती है 28 अप्रैल 1916 के, उसके अध्यक्ष, जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं जोसेफ बेपिस्टा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके सचिव थे केलकर। कौन थे? NC केलकर, ये अध्यक्ष होते हैं। और जो ऑप्शन सी दिया हुआ है, ये तिलक वाली होम रूल लीग के जो सचिव होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। 1916 में लीग स्थापित होती है। कब होती है? 28 अप्रैल 1916। देखिए इसलिए यहाँ लिखा हुआ है अप्रैल 1916, ना कि सितंबर 1916, क्योंकि सितंबर में जो लीग स्थापित हुई थी वो एनी बेसेंट वाली लीग थी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये जो 10 प्रश्न थे वो अच्छे से आपने इसको सुना होगा और काफ़ी सारे पॉइंट्स आपने नोट भी किए होंगे और इससे आगामी एग्जाम्स में आप बहुत फ़ायदा उठाएंगे। रीड अप ऑन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेली हमारी सीरीज, ये टॉप 10 सीरीज जो है वो आपके लिए अवेलेबल होती है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। लगातार कंटिन्यूअस इन वीडियोज़ को देखते रहिए और हमारे और वीडियोज़ मेरे डिफरेंट चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं। तो हमारे जो ऑनलाइन तैयारी ग्रुप है उससे जुड़ने के लिए हमारा जो टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, आपको फ़ोन नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर जाइए और हाय ज्वाइन करके एक मैसेज डाल दीजिए। मैं आपको अपने ऑनलाइन तैयारी ग्रुप से जोड़ दूंगा ताकि जब भी मैं कभी भी किसी भी चैनल पे लाइव होता हूं या रीड अप ऑन पे कोई भी वीडियोस अपलोड करता हूं तो आपको उसके नोटिफिकेशंस, उसका लिंक आप तक शेयर हो सके। ठीक है, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं वीडियोस का PDF प्राप्त करने के लिए। इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। हमारा रीड अप ऑन का फेसबुक ग्रुप है, आप उस पर भी जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप हमसे जुड़े रहिए ताकि मेरे भी जो भी वीडियोस आते हैं आपको लगातार मिलते रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो सीरीज़ को 1 से 2 बार देखिए ताकि आपको ये सारे क्वेश्चंस यहीं याद हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड अप ऑन।